तमन्ना। उत्तर प्रदेश में सियासी ड्रामा रोज नए मोड़ ले रहा है और सबसे ताजा ट्विस्ट में कांग्रेस और राहुल गांधी को बड़ा झटका मिला है। यूपी में प्रमुख नेता ब्राह्मण चेहरा और 24 साल से कांग्रेस के साथ रही रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया है कि वो सोच रहे होंगे कि आगे का रास्ता क्या है। खेमे बदलने के इस फैसले के पीछे रीता बहुगुणा जोशी ने सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व को कारण बताया और इसलिए उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और हमारे मीडिया ने जब इस पे सवाल पैदा किए, अगर मगर प्रमाण दीजिए और खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की ओर से बैटिंग करने वाली रीता बहुगुणा जोशी ने पाला बदल लिया है। चुनावों से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को करारा झटका दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। रीता बहुगुणा जोशी ने पाला बदला तो सीधे सीधे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी जी संगठन को समझती थी, हम लोगों की बात सुनती थी, भले निर्णय कुछ भी लेती हूँ, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में यह भी संभव नहीं हो पा रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को उनका नेतृत्व स्वीकारनीय नहीं है, पूरे देश को ही नहीं हो पा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी के पाला बदलने को कांग्रेस ने गद्दारी बताया है। पार्टी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी दगाबाजों की फौज इकट्ठा करने में कामयाब हो रही है। जहां तक सवाल है रीता बहुगुणा जोशी जी का कि ये अपने परिवार के इतिहास को दोहराने में कहीं भी चूक नहीं रही। रीता बहुगुणा जोशी को उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी का सीएम चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन जब पार्टी ने शीला दीक्षित को आगे किया तो वो नाराज हो गईं। इसके पहले असम में हेमंत विश्व शर्मा और अरुणाचल में पेमा खांडू भी पाला बदल चुके हैं। सवाल ये है कि क्या बड़े फैसले लेते समय क्या राहुल गांधी स्थानीय नेताओं को भरोसे में नहीं लेते? क्या रीता बहुगुणा जोशी का कांग्रेस से जाना राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान लगाता है? वैसे उत्तर प्रदेश में बगावत का मौसम शुरू हो गया है। महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि पिता और बेटा तक अलग होने की सोच रहे हैं। आप सोचें कि अगर ये हाल है कि पिता से अलग होने को बेटा तैयार है, जैसे मुलायम सिंह और अखिलेश की बातें चल रही है, तो एक अनुभवी नेता डूबते हुए पार्टी को क्यों ना छोड़े? क्या यूपी के दंगल में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है और इसका नतीजा क्या होगा? यही कुछ बड़े सवाल आज हम पूछ रहे हैं आवाज अड्डा पर कि बगावत के सुर आज की राजनीतिक असलियत तो दर्शा रहे हैं, जहां पुराने आइडिया और राजनीति बिल्कुल बासी लग रहे हैं। क्या रीता बहुगुणा जोशी के कांग्रेस छोड़ने से राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल नहीं उठ गए हैं? और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में पड़ रहे इन भूकंप के झटकों का किसको फायदा मिलेगा, किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है? आइए इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। आवाज अड्डा में आज बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, फर्स्टपोस्ट.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आप सबका आवाज अड्डा में। राजीव त्यागी जी, आज पहला सवाल आपके पास जाता है। रीता बहुगुणा जोशी ने दो बड़े कारण बताए आपके पार्टी को छोड़ने के। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक पर जो आपकी रिएक्शंस थी, खून की दलाली वाला डायलॉग, और साथ में साफ तौर पर राहुल गांधी के लीडरशिप का ये रिजेक्शन है। देखिए तमन्ना जी, उससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, रीता जी का एक स्टेटमेंट है, उनका कहना बिल्कुल वो ठीक सुन है, लीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो कट्टरपंथ के द्योतक हैं, वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के पक्षधर हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल एक तरफा है और भारतवर्ष में हमारी जो संभाव की जो नीति है, जो सोच है, उससे वो मेल नहीं खाते और उनका जितना इधर उनकी बातें हैं वो सब राष्ट्र विरुद्ध है। देखिए, रीता जी ने अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी को राष्ट्र विरोधी बताया था। अब वो राहुल जी को कहती हैं कि राहुल जी की वजह से पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अब नरेंद्र मोदी जी के समर्थक और उनकी पार्टी हमें बताए, क्या अब वो राष्ट्र पक्षधर हो गए हैं या उनकी नीतियां बदल गई हैं?
और निश्चित रूप से राजनीति में चुनाव के समय जो बरसाती मेंढक होते हैं, जो इधर से उधर होते हैं, बहुत सारे लोग बाग होते हैं। ये राजनीति का एक खेल है, हिंदुस्तान की राजनीति का, जो चलता रहता है। लेकिन रीटा बहुगुणा जोशी जी ने अपने से सिर्फ मेंढक जा रहे हैं, कोई मेंढक आ नहीं रहे हैं राजीव त्यागी जी। आप देखिए, आपकी बात देखिए, ऐसा है ना कि हमें मेंढकों की जरूरत नहीं है, हमें इंसानों की जरूरत है। हमें अपने मैनिफेस्टो की जरूरत है, हमें अपने नीतियों की जरूरत है। और राजीव त्यागी वो व्यक्ति है जो सिद्धांतों की राजनीति की बात करता है और सिद्धांतों पर अडिग रहता है। अगर सिद्धांतों की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, प्रगतिशील समाजवाद का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत, ये हम लोगों को प्रेरित करता है कि हम कांग्रेस में रह करके लोगों की सेवा करें। दूसरी बात जो एक लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, रीटा बहुगुणा जोशी जी के एक्ट पर उन्होंने अपने पिता की परंपरा को निर्वहन किया और हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक इसी तरह से खंजर हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने भी इंदिरा जी की पीठ में फोका था, जिस तरह से आज रीटा बहुगुणा जोशी जी ने कांग्रेस की पीठ में खंजर भोंका है। ओके, ये देखिए, राजीव त्यागी का जो डिफेंस है वो राज बब्बर की बात से मेल खाता है कि परिवार में ऐसा हुआ है पहले, और पहले वो कहती थी अलग चीजें। बीजेपी जो पार्टी है, रीटा बहुगुणा जोशी को पहले बहुत ही खराब लगती थी जीवीएल नरसिम्हा राव, आज उनको आप ही का आसरा है। मैंने तो उनका स्टेटमेंट सुनवाया जो मोदी जी के बारे में। जीवीएल नरसिम्हा राव जवाब देंगे जी। तमन्ना जी, जब कांग्रेस पार्टी जिस भाषा का प्रयोग कर रही है आज, उनकी हताशा और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो साफ झलक दिखता है। अब देखिए, क्योंकि जो बड़ी हार के बाद 2014 के बाद जब हारने का सिलसिला कभी थमा नहीं, लगातार वो सिलसिला जारी है और कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में नीचे जाते रही है। एक मिनट, क्योंकि रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ अब फोन लाइन पर है। रीटा मैम, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। सबसे पहले जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। राजीव त्यागी प्लीज, मैं सवाल पूछूंगी, बाकी सब हम ऑडियो थोड़ा धीरे करेंगे, म्यूट करेंगे, सिर्फ रीता जी से मैं बात करूंगी। रीता जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि कुछ दिनों पहले तक और काफी समय से, क्योंकि आप इतने समय से कांग्रेस पार्टी के साथ रही है, आपको बीजेपी एक कम्युनल पार्टी लगती थी जो लोगों को बांटती है वोटों के लिए। क्या ये स्टैंड आपका बदल गया है और कैसे बदल गया है? देखिए, राजनीति में हमेशा वक्त की नजाकत को और उसकी आवश्यकता को देखा जाता है। आज आतंकवाद हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है देश के। हमारा निकटतम देश आतंकवाद हमारे यहाँ निर्यात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आग लगी हुई है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, पूरे विश्व ने साथ खड़ा साथ दिया, पूरे हिंदुस्तान ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन हमने उसको खून की दलाली कहकर और प्रमाण मांगकर अपनी सेना का ही हमने अपमान नहीं किया, बल्कि सरकार को भी कमजोर करने का काम किया, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे निकटतम राज्य ने, पाकिस्तान ने पूरे विश्व फोरम पे करने का प्रयास किया। तो एक तो ये बात आप मेरे ट्वीट उठाकर देखें तो मैंने अपनी नाराजगी और समर्थन सरकार के साथ जाहिर किया था। राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, ये आपकी बात। एक मिनट आप मुझे बोल लेने दीजिए ना जी, आप बस 30 सेकंड और दीजिए। और जहां तक देखिए प्रदेश का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को 24 साल मैंने सिंचित किया है। बहुत लोग आज जो बोल रहे हैं टीवी पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, उनका कितना साल हुआ है कांग्रेस में? मैंने 24 वर्ष दिए और तब दिए हैं जब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई साख नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। तो कोई ये कहे कि मैं अपॉर्चुनिस्टिक हूँ, अवसरवादी हूँ, तो इससे बड़ा मुखौल मजाक क्या हो सकता है? सवाल यहाँ देखिए, मुझ पे मेरा घर जला, मैं जेल गई, 18 मुकदमे मुझ पे चल रहे हैं, तो मुझ पे कोई इल्जाम लगाए तो मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब दूसरी बात, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? सत्ता परिवर्तन की। सत्ता परिवर्तन बसपा से और सपा से। माफिया का राज चल रहा है, खनन माफिया, जमीन माफिया, भूमि माफिया, शराब माफिया, रोजगार में माफिया, और कानून व्यवस्था को देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। इस बात से तो सब सहमत है कि परिवर्तन होना चाहिए।
आपने देखिए सारी चीजों का जवाब दिया, परिवर्तन ला सकती है। मौका परस्ती का जो इल्जाम है उसका आपने जवाब दिया, लेकिन मैं जवाब दे रही हूँ। नहीं, आपने जवाब दिया, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था इस पर मैं वापस आती हूँ। बहुत ही फोकस सवाल है। मैं जवाब दे रही थी, आपने मुझे रोक लिया। मुझे मालूम है, मुझे सुन तो लीजिए। सिद्धांतों की बात करी है, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। ओके। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत है सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन कुशासन से मुक्ति। और कांग्रेस पार्टी की पूरी दम लगाने के बाद भी जनता उससे आकर्षित नहीं है। उनकी 20 सीटें भी आना कठिन है। जब रिजल्ट आएंगे तो देख लीजिएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी भी यूपी मोदी जी में विश्वास कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहा है। मोदी जी ने यूएन में कहा कि मेरे लिए भारत का संविधान जो है वो जीता है। अभी राजनाथ सिंह जी ने कुछ दिन पहले कहा, होम मिनिस्टर ने, कि मैं समुदाय के आधार पर किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। और वो अभी उन्होंने देखिए प्रोग्रेस पंचायतों की बात करी है, रीच आउट करने के लिए माइनॉरिटी। रीता जी, मैं सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? मैं लिबरल फेस हूँ। देखिए, नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ प्लीज? रीता जी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ? श्योर। कि कल तक जो पार्टी आपको कम्युनल लगती थी, जो प्रधानमंत्री के लिए आप बात करते थे गुजरात राइट्स के संदर्भ में, कई चीजें आपने कही है, उस पर आपका नजरिया कैसे बदल सकता है जब आप वोटर्स के पास जाएंगी इस बार बीजेपी की तरफ से? वो क्यों आप पर विश्वास करें? जब वो क्यों विश्वास करें? भारतीय जनता पार्टी का नजरिया खुद बदल रहा है, तो हम उसको मजबूत करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, उसको मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई दुरुपयोग, कोई ताकत या कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना करे। और हम कोशिश करेंगे कि विकास की लहर किरण हर जगह पहुंचे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई कह रीता अवसरवादी है, तो फिर कांग्रेस में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने निस्वार्थ सेवा उस पार्टी की की हो। सबके पास बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। पार्टी में अंधेरे में मिलकर सत्ताधारी पार्टियों से किसने क्या बनाया है यहाँ से छिपा हुआ नहीं है। रीता जोशी के पास तो 2 कमरे का क्वार्टर नहीं है लखनऊ में। ओके, रीता जी, कुछ मुद्दे हैं जो बीजेपी के मुद्दे हैं उस पर। ओके, रीता जी और सवाल नहीं ले रहे हैं हमारे, लेकिन हमने उनको पूछा मौका परस्ती वाला भी सवाल। वो कह रहे हैं कि बीजेपी बदल रहा है। चाहूंगा आप तमन्ना जी, रीता जी जरूर सुन रही होंगे सीएनबीसी पे। मैं एक बात कहना चाहूंगा रीता जी से। ओके, राजीव त्यागी कहना है तमन्ना जी, नहीं रीता जी अगर मुझे सुन रही हैं, अपनी बात पूरी नहीं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा रीता जी, कांग्रेस हाईकमान ने आपको देने में कसर नहीं छोड़ी। आपके भ्राताश्री को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, आपको प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। आपको क्या नहीं दिया पार्टी ने? आज पार्टी क्राइसिस में है, आप उसको छोड़ के जा रही है और छोड़ के चली जा चुकी है। इसका मतलब आप अवसरवाद के चक्कर में है। आप कहीं ना कहीं रीता जी ने फोन काट दिया है। राजनीति में नहीं बोला जाता है, लेकिन मैं साफ गोई से बोलता हूँ, इसीलिए जाना जाता हूँ। राजीव त्यागी जी, रीता जी ने फोन काट दिया है। और ये जो तर्क है ना कि हमने उनको वो दिया, ये दिया, वो दिया, तो उन्होंने भी आपको 24 साल दिए। अगर आज उनको लग रहा है कि उनको पासा मैंने भी 16 साल दिए हैं, लेकिन आज मेरी पार्टी क्राइसिस में है, तो मैं अपनी पार्टी के लिए अपनी माँ की तरह सेवा कर रहा हूं अपनी पार्टी की। हम एनालिस्ट के पास चलेंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव। अब देखिए तमन्ना जी, जब कांग्रेस पार्टी से कोई छोड़ता है इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करने से कांग्रेस पार्टी की उनकी जो छवि है यही खराब होगी। रीता बहुगुणा जोशी जी की पर्सनल छवि बहुत अच्छी रही। कभी भी हमने भी तो चाहते हैं कि आप कलराज मिश्रा जी के सिर पर बैठाते पर्सनली हमने कभी उन पर आरोप नहीं लगाया। जिस प्रकार की सादगी का जीवन उन्होंने बिताया वो एक प्रमाण है। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे अच्छे छवि रखने वाले नेता, जो जमीन से जुड़े हुए नेता, वो रह नहीं पा रहे हैं। उनको वहां कांग्रेस में कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार कांग्रेस 50 साल 45 दिन वहां रैली करके, यात्रा करके राहुल गांधी लौट के आते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जो नेता है वहां राज्य में, वो आपके पार्टी छोड़ देती है। वो ऑल इंडिया के स्तर पर महिला मोर्चा का, कांग्रेस का महिला मोर्चा का अध्यक्षा रही है, 5 साल आपके स्टेट प्रेसिडेंट रही है, एक अभी विधानसभा में आपके विधायक है।
ये सब रहते हुए भी उनको लगता है कांग्रेस पार्टी का न भविष्य है, न ही कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, ये सही नहीं है। ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में और भी लोग हैं पैनल में। बीजेपी कांग्रेस डिबेट को हाईजैक न करें। शाहिद सिद्दीकी 10 seconds प्लीज। शाहिद सिद्दीकी आई रिक्वेस्ट 10 seconds। नहीं, वो नेवर एंडिंग हो जाता है। राज्य में यही हो रहा है। ओके, शाहिद आई नीड 10 seconds ओनली। शाहिद सिद्दीकी, देखिए, मौका परस्ती और चुनाव के पहले लोग पार्टियां बदलते हैं। बीजेपी इस वक्त स्ट्रांग लग रही है, कांग्रेस वीक लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज क्या है इस चेंज में? क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी ने जाते जाते राहुल गांधी पर बहुत तीखे प्रहार किए हैं। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बार बार की कोशिशों के बावजूद और राहुल गांधी की सारी मेहनत के बावजूद और ये प्रशांत किशोर को लाकर पूरा एक नया जमीन बनाने के बावजूद नाकाम है। और नाकाम है आकर्षित करने में वोटर्स को और वर्कर्स को भी रीजेनरेट करने में, उनकी एक नई ऊर्जा भरने में नाकाम हो गई है। ये उस बात की निशानी है। अब ये कहना कि वो अपॉर्चुनिस्ट है, देखिए बहुगुणा जी बहुत बाइज्जत लीडर है कांग्रेस के और कांग्रेस को बनाने वालों में से हैं। इंदिरा जी के साथ भी वही खड़े हुए थे जब इंदिरा जी ने कांग्रेस छोड़ी है, जब बनाई है कांग्रेस आई, तो बहुगुणा जी सबसे आगे थे और कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाले भी सबसे आगे थे। नई कांग्रेस को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और जब 1980 में कांग्रेस वापस आई है तो उसको वापस लाने में सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था बहुगुणा जी को। पूरा इलेक्शन कैंपेन उन्होंने लीड किया था। तो ये कहना कि पूरा ही परिवार जो है उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस बनी है तो जहां नेहरू परिवार का रोल रहा है वहां बहुगुणा परिवार का भी एक बड़ा रोल रहा है। और आज अगर वो छोड़ के गई हैं तो उसके पीछे जहां ये हो सकता है कि हाँ उनकी पॉलिटिकल जो आकांक्षाएं हैं वो अपनी जगह पर हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एहसास है कि कांग्रेस का भविष्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। और राहुल गांधी अपने जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ कोई भी एक समझ बनाने में नाकाम हो रहे हैं बुरी तरह से। और ये हमें हर स्टेट में नजर आ रहा है। तो बजाय कांग्रेस रीता बहुगुणा को गाली देने के उसको अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से राजनीति बदल रही है, चाहे समाजवादी पार्टी में हो चाहे यहां पे हो। और मुझे ये, मैं एक एनालिस्ट के हैसियत से कह रहा हूं कि इसका सारा फायदा जो है बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को बैठे बिठाए जो है वो प्लेट में सजा के आप सत्ता दे रहे हैं। और रीता बहुगुणा जी एक बड़ा फेस है ब्राह्मणों का, वहां इनके पास लीडर नहीं थे, फेस नहीं था बीजेपी के पास, तो एक फेस मिला है। मैं नहीं कहता उनकी बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन चेहरे चाहिए होते हैं और ये बड़ा चेहरा है यूपी के ब्राह्मण समाज का। और ब्राह्मण वहां पे बड़ा हमेशा पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले किया वहां पे ब्राह्मणों ने। ओके, रामकृपाल जी, आपके एनालिसिस के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी का जाना कांग्रेस को कितना डैमेज करेगा और बीजेपी को कितना फायदा दिलाएगा? तमन्ना जी, अभी शाहिद साहब जो बोल रहे थे उनकी आवाज मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ी। पता नहीं, कुछ हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट रही हो। इसके पहले के जो गेस्ट थे उनकी आवाज सुनाई पड़ी। फिलहाल जो आपका सवाल है उस सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूं कि कांग्रेस को रीता जी रहती कांग्रेस में या छोड़ के गई हैं, उसका बहुत फर्क कांग्रेस को भी नहीं पड़ेगा और बीजेपी को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईमानदारी की बात यह है, कांग्रेस को इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी है और सबको पता है वो क्या हो जाता। मान लीजिए एक सीट उनके न जाने से बढ़ जाती है, एक सीट या उनके जाने से कम हो जाएगी, इसे मैं बहुत बड़ा मेजर वो नहीं मानता। तो ये मुझे तो ये लगता था कि आज शायद ये इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में बहुत दिनों से अखबार में आ रहा था, ये तय था उनका जाना। बट ठीक है, आपका प्रेरोगेटिव है, आपने डिबेट पे सबसे ऊपर ये रखा। बड़ी घटना तो आज की अखिलेश की वहां थी जो बगावत है। एनीवे, बट मेरा ऐसा मानना है कि कोई रीता बहुगुणा के जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। न कांग्रेस को कोई बहुत नुकसान होने वाला है, न बीजेपी को बहुत फायदा होने वाला है। हाँ, एक जरूर है कि एक परिवर्तन है। रीता बहुगुणा जी बड़ी नेता थी कांग्रेस की, तो अब उसका एक थोड़ा सा एक जिसको आप कहते हैं कि एक परसेप्शन हो सकता है थोड़ा बहुत बने, लेकिन वो वोट में तब्दील होगा मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। नहीं, जितने वोट मिले ना मिले हर्षवर्धन जी, लेकिन नुकसान कांग्रेस के नेतृत्व की इमेज को है या नहीं? हम सबके एक एक राय ले ले। पहले राजीव त्यागी जी।
हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी के लीडरशिप पर बड़ा सवाल है नहीं, चाहे ये इतने वोट ना ले आ पाए बीजेपी के लिए, वोट्स में वो तब्दील हो या नहीं, लेकिन एक मैसेज उन्होंने दिया है कि राहुल गांधी के साथ जो बड़े रीजनल लीडर्स हैं वो नहीं काम करना चाहते हैं। और रीता बहुगुणा जोशी पहली ऐसी लीडर नहीं है जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, खास राहुल गांधी की वजह से। देखिए तमन्ना, सिर्फ इतना भर नहीं है कि राहुल गांधी पर सवाल है। दरअसल जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो समझते हैं, और खास करके जो इलाहाबाद में जहां रीता बहुगुणा जोशी और हेमंती नंदन बहुगुणा का पूरा राजनीतिक करियर रहा है, तो दो घराने इलाहाबाद में हुआ करते थे। एक राजेंद्री वाजपेयी जो पूर्व मंत्री थी, उनका परिवार, और एक हेमवती नंदन बहुगुणा का परिवार। इन दोनों परिवारों ने 3-4 दशक तक लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को इलाहाबाद से गवर्न किया। अब चूंकि राजेंद्री वाजपेयी के बेटे वो 84 के अलावा कभी चुनाव जीत नहीं पाए, हमेशा कांग्रेस में रहे, और उसके बाद वो कांग्रेस के ही बड़े नेताओं को जब आनंद भवन में एक कार्यक्रम में आए हुए थे, गुलाम नबी आजाद थे, उनके साथ झगड़े की वजह से उनको निकाला गया। करीब 20 साल वो जिलाध्यक्ष थे। अब उनके परिवार में कोई भी कांग्रेस में नहीं है, उनका बेटा भाजपा में आ गया, पत्नी समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रंजना वाजपेयी। दूसरा परिवार था ये जो हेमवती नंदन बहुगुणा का परिवार है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रीता बहुगुणा जोशी ही नेता है। रीता जोशी की ही अपील है, कम से कम पूरब में जो भी आप कह लें, अगर उसको थोड़ा बहुत कांग्रेस की अपील माने तो वो अपील है, और भले ही कांग्रेस के लोग न माने, लेकिन एक बड़ा चेहरा है जिनको मास कनेक्ट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही और एक बहुत अच्छा छात्र नेताओं से इनका बड़ा संपर्क रहा। तो राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ी चोट है, और मुझे लगता है कि इलाहाबाद में जहां बार बार ये कहते हैं कि आनंद भवन और स्वराज भवन से जो कांग्रेस बनी थी, खड़ी हुई थी, उस जगह पर जाकर राहुल गांधी ने कोशिश की थी, उसको ये बड़ा झटका है। अब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा परिवार नहीं है जो कांग्रेस की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा हो, जिसके नाम पर कांग्रेसी जुड़े कि हाँ ये एक खंबा है जहां हमें जुड़ना चाहिए। और इस लिहाज से बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए, भले ही भाजपा के लिए वोटों में बहुत ज्यादा फायदा न देता हो। राहुल गांधी के साथ रीता बहुगुणा जोशी ने संजय सिंह, पीके की भी बात की, प्रशांत किशोर की, और ये एक फैक्टर है जिसके बारे में दबे छुपे काफी आवाजें निकल कर आती है पार्टी में से कि प्रशांत किशोर को आउटसोर्स करती है पूरी स्ट्रैटेजी। जो पुराने नेता, अनुभवी नेता है, उनसे कोई पूछता नहीं है। तो ये जो चेंज ऑफ स्टाइल है, उसी का एक परिणाम हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें कई चीजें हैं तमन्ना। एक तो प्रशांत किशोर का इशू है ही, और प्रशांत किशोर के कहने पे देखिए इसमें एक सिंबॉलिज्म चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीता बहुगुणा जोशी के जाने या ना जाने से कितना फर्क पड़ता है, और प्रशांत किशोर की जो चीज है, प्रशांत किशोर इस आइडिया को लेकर के आए कि सबसे पहले कांग्रेस को ब्राह्मण को लाना चाहिए। उसमें उन्होंने एक सिंबॉलिज्म खोजा शीला दीक्षित में, एक ऐसी नेता जो अपने चुनाव क्षेत्र से हार गई, कांग्रेस को दिल्ली में 0 पे लेकर के आ गई, लेकिन वो ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण परिवार में उनकी शादी हुई, और उन्होंने अपना सरनेम वो दीक्षित लगाया। उमाशंकर दीक्षित की बहू होती हैं तो उनको मुख्यमंत्री या कैंडिडेट वो घोषित कर देते हैं। उनसे अगर कद में देखें तो कद में उत्तर प्रदेश में कम से कम वो रीता बहुगुणा जोशी का कद बड़ा है, और हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम काफी बड़ा है, मतलब उन्हीं के नाम पे राजनीति होती है। बहुत सारे लोग अभी भी हेमवती नंदन बहुगुणा को मानते हैं आदर से। दूसरी चीज ये आती है कि राहुल गांधी, देखिए ये इतनी बड़ी खबर सचमुच नहीं थी, लेकिन ये राहुल गांधी जब 1 महीने का वहां से दौरा करके आते हैं, लोगों को समझाते हैं, और कांग्रेस में ये बज़ बनता है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, तब ये लगता है कि आपका सबसे प्रोमिनेंट नेता जो है वो आप में विश्वास नहीं रख रहा है, वो बीजेपी को उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उस समय में रीता बहुगुणा जोशी छोड़ के चली जाती है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या कारण है कि वो छोड़ के जाने वाले लोगों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, और जाते समय वो जिस तरह की बात करके जाते हैं, वो निश्चित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचने की चीज है। देखिए फिर वहां पे जाता है, अगर ये ब्राह्मण फेज की बात है तो बीजेपी आज ये कह सकती है कि हमारे पास ज्यादा वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जिसके कारण बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं।
तो इस दौर में एक चीज कही जाती है अभी, मतलब वो आज राज बब्बर ने एक बात कही जो मुझे थोड़ी सी मतलब अजीब सी लगी। उन्होंने वो ट्रेटर बार बार वो दगाबाज वो कहते रहे थे, दगाबाज कह रहे थे। अब राज बब्बर स्वयं आए हैं कांग्रेस में, जनता दल में रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए, वहां से कांग्रेस में आए। और नहीं, अगर देखिए वो लिस्ट हम बनाए कि कौन किस पार्टी से किस पार्टी में गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन राजीव त्यागी जी, आज आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आपके खुद के नेता कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है लीडरशिप पर, तो जिन लोगों के पास आप वोट मांगने जा रहे हैं वो क्यों आप पे विश्वास करें? अब वो खुद के नेता कहाँ रह गए, वो तो पराये हो गए। आज सुबह तक आपके नेता थे। छोड़ने का कारण बिल्कुल थे, लेकिन क्या नाम उसका, उन्होंने जो छोड़ा है जीवीएल, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। मेरे मित्र, मुझे बोलने दें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए सत्ता लोलुपता, क्योंकि सत्ता की बात करते हैं बार बार हम लोग बात, राजनीति सत्ता का केंद्र नहीं है, राजनीति सेवा का केंद्र है। अगर सत्ता की तरफ जाने वाली बात हो तो इस टाइम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता है रीटा जी उससे प्रभावित होकर गई हूं। मैंने आपका उनका शुरू का स्टेटमेंट सुनवाया। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि मोदी जी कम्युनल से आज सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष हो गए, मोदी जी राष्ट्र विरोधी से राष्ट्रभक्त हो गए? तो रीटा जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया, वो भी एन चुनाव से पहले। अभी शाहिद सिद्दीकी साहब बोल रहे थे, बड़ा सम्मान करता हूं उनका। 77 में जब जनता पार्टी आने का माहौल बना तो हिम्मती नंदन बहुगुणा जी ने पार्टी छोड़ दी। 80 में जब कांग्रेस पार्टी का वापस आने का माहौल बना तो हिम्मती नंदन बहुगुणा जी पार्टी में आ गए, हमारी पार्टी में आ गए। तो ये देखिए आराम गैराम चलता रहता है राजनीति में। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, किसान को दाम, नौजवान को काम, इस स्लोगन पे चुनाव लड़ने जा रही है। आपकी पार्टी में सब गया राम ही है, आया राम कहाँ है? अगर आया राम गया राम चलते हैं कि मैसेज है, लेकिन सब यहाँ गया राम है। उत्तर प्रदेश में छोड़ के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 800 से ऊपर ब्लॉक हैं और 800 ब्लॉक में जितने भी हमारे ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं जो 27 साल से कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को लेकर के उत्तर प्रदेश में दिया जलाए हुए हैं कांग्रेस का, उन पे हमें आज भी पूरा भरोसा है। बड़े नेताओं को हाईकमान ने, मैं तो हाईकमान को कहूंगा, हाईकमान ने इनको बड़ा नेता बनाया। आज हाईकमान को सोचने का ऐसे नेताओं को बात सुन लीजिए जी। नहीं, तमन्ना जी, ये पूरा कांग्रेस का साथ गया, लेकिन अहंकार नहीं गया। कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? मेरी बात का जवाब दीजिए। वाली पार्टी आज 42 आ गई है। मैंने आपकी बात मानी, आपकी बात सुनी थी। हार जीत की परवाह नहीं, राजीव त्यागी जी, उन्होंने आपकी बात सुनी थी, आपको उनका जवाब सुनना चाहिए प्लीज जी। नहीं, की बात कर रहे हैं तमन्ना जी, आपने आया राम कहाँ केवल गया राम है? हार जीत की बात करते हैं, ये तो हार ही हार है, जीत कहाँ हो रही है? आप 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आप कहाँ जीत? राजीव त्यागी जी प्लीज, मैं आपको थोड़ा ऑडियो कम नीचे कर रही हूँ क्योंकि उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं उनको काउंटर क्वेश्चन करूंगी जी। नहीं, ये राजीव जी कह रहे हैं हार जीत हो जाती है, हार जीत नहीं हो रही है, केवल हार का सिलसिला लगातार जारी है कांग्रेस पार्टी के लिए। केवल एक ही दिशा में कांग्रेस जा रही है, वो जो है नीचे की दिशा। और पार्टी के मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व सबसे बड़ा एक कारण बन चुका है। नहीं, ये इनका प्रॉब्लम है, लेकिन ये बताए देखिए, जैसे बिजनेस पार्लेंस में जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो कुछ बिजनेसेस एक एक्विजिशन स्प्री पर चलते हैं, यानी वो दूसरे जो बिजनेसेस को कलेक्ट करते रहते हैं। बीजेपी आजकल किस तरह के एक्विजिशन स्प्री पर है? आप हर तरफ से नेता इकट्ठा कर रहे हैं जो कल तक आपके बारे में बुरा भला कहते थे। उनकी क्या साख होगी आज रीता बहुगुणा जोशी की जब वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सामने, वोटरों के सामने जाएंगी और बीजेपी की प्रशंसा करेंगी? क्यों उनकी बात माने लोग? क्या लोगों को आप जोड़ रहे हैं कांग्रेस को मैसेज देने के लिए, या वाकई आपको इससे वोट मिलने वाले हैं? नहीं तमन्ना जी, ये एक रणनीति के तहत होता है, मैं ये मानता हूं, लेकिन आप इसके कई उदाहरण हैं। हमने दूसरे पार्टियों से नेताओं को लिए हैं
और उनके केवल ऐसे ही नेता को हम लेते हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है, जिनकी परफॉर्मेंस की रिकॉर्ड अच्छा है। और असम में हमने हेमंत बिश्व शर्मा को पार्टी में शामिल किया था, उनके साथ कई एमएलए आए थे, क्योंकि हम असम में पहले हम कभी सरकार में नहीं बने, सरकार कभी नहीं बनाए थे, तो इसका हमें फायदा हुआ। और अब हरियाणा का बात करिए, वीरेंद्र सिंह जी लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले हमारे पार्टी में शामिल हो गए। ये नेता ऐसे हैं जिनकी जमीन पर उनका कुछ अपना वर्चस्व है। जिस नेता ने 24 साल तक आपकी पार्टी को सैद्धांतिक रूप पर रिजेक्ट किया, वो आज आपके पार्टी में आई है सर्जिकल स्ट्राइक का रीजन बताकर। नहीं तमन्ना जी, इसमें कोई सरप्राइज बात नहीं है। जनता खुद मानती है, जनता चाहती है अच्छे नेता एक पार्टी में जाएं जो जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसलिए सभी पार्टियों में अच्छे नेता हमारे साथ आना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे ही नेता को लेंगे जिनकी छवि अच्छी हो, जिनके ज्वाइन करने से पार्टी की ताकत बढ़े और उनको भी पार्टी के साथ और सरकार में काम करने का मौका मिले। लेकिन आज जब हम बगावत की सियासत की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कहानी सिर्फ रीता बहुगुणा जोशी की नहीं है, बात अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की भी हो रही। संजीव मिश्रा, ऐसा मत सोचिए कि हम आपको भूले हैं, क्योंकि हमारे इस बड़े हिस्से पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ये हालत है आज उत्तर प्रदेश में कि वोटर भी कंफ्यूज हैं, पार्टी के लोग भी कंफ्यूज हैं। शायद इस वक्त समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि होने क्या जा रहा है। क्या अखिलेश अलग हो जाएंगे, क्या मुलायम बेटे का मोह त्याग देंगे? इस सब पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। बड़े नेता ये सोच रहे हैं कि इस चुनाव के बाद वो कहां पर खड़े रहेंगे और उनकी क्या आइडेंटिटी होगी। अब आते कहानी के उस हिस्से में जिसमें इतना सस्पेंस भर चुका है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। क्या अखिलेश यादव सीधी चुनौती दे रहे हैं अपने पिता और समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव को? क्या मुख्यमंत्री अलग पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? क्या वो अलग पार्टी बनाने के बाद, चुनाव के बाद राहुल गांधी के साथ हाथ जोड़ सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं? ऐसे अटकलें आजकल उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। संजीव जी, मैं उम्मीद करती हूं कि आप क्या चल रहा है अंदर हमें खुलकर थोड़ा सा तो बताएंगे कि हो क्या रहा है। दो खेमे तो साफ तौर पर खड़े हो गए। देखिए तमन्ना जी, एक चीज बहुत साफ है कि ये आंकड़ेबाजी और आकलनबाजी और इस तरीके की बातें तो विपक्षी दलों को करने दीजिए, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। 2017 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी दोबारा 2017 में सत्ता में आ रहे हैं और फिर से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। संजीव जी, ये आपने जो तैयार करके एक बयान बनाया है वो बहुत ही बढ़िया है, इट्स वेरी नाइस, लेकिन मेरे सवाल से उसका कोई लेना देना नहीं है सर। मुझे लगता है कि चिट्ठी आपके मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। चिट्ठी आपके मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, राम गोपाल जी इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं। ये तो हो रही है ना चीजें, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? 3 तारीख को वो निकलेंगे, 5 तारीख को आपके प्रोग्राम को स्किप करेंगे। इसको तमन्ना जी आप ये कैसे कह सकते हैं? अगर मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं कि वो कहां से कहां तक अपनी रथ चलाएंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? नहीं, आपके सिल्वर जुबली में नहीं आएंगे वो, ये आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? नहीं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि नहीं आएंगे? नहीं, कैसे आएंगे? अगर वो अपनी यात्रा पर निकल गए तो कैसे आएंगे? नहीं, आंकड़ेबाजी और आकलनबाजी मैंने कहा विपक्ष को करने दीजिए। आपका बड़ा चैनल है और बड़े पत्रकार हो, तो हम आंख बंद कर लें? मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए। ये तो विपक्ष के दलों के नेताओं को आंख बंद कर ले, हम ना देखें, हम ना सोचे। अच्छा चलिए देखते हैं हमारे एनालिस्ट क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर। रामकृपाल जी, आपके मुताबिक ये है बड़ी स्टोरी आज की कि मुलायम जी और अखिलेश के बीच में क्या हो रहा है? उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं पार्टी के कुछ नहीं हो रहा है, आपके सब मन में है। देखिए, बिल्कुल बड़ी स्टोरी है, क्योंकि ये जो आज कुछ अखबारों में छपा है ये चौंकाने वाला था, क्योंकि ये एंटिसिपेट इतना नहीं किया था किसी ने।
और रीता बहुगुणा जी का तो फॉलोअप था। देखिए, तो इसलिए मैं कह रहा था, बेसिक बात जहां तक अखिलेश वाली ये बात है, मैं एक शेर है उसकी केवल ये है कि ताजुब क्या जो मजलूमों को जोशे इंतकाम आए कि बिजली भी तो आखिर परवरिश पाती है पानी में। अखिलेश ये हमेशा ये रहा है कि जब भी पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी में बगावत और युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है, नई पीढ़ी जीती है। लेकिन इसके पहले चाहे 1969 का मामला हो या 2012 का गुजरात इलेक्शन हो या 2014 का हो, कहीं पिता और पुत्र नहीं सामने रहे। तो जो थोड़ा संशय था, जो थोड़ा डिसीजन लेने में अखिलेश को वक्त लग रहा था, वो ये चाहते थे कि कोई ये न कहे। वो शुरुआत तो उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों उन्होंने पढ़ी हुई है। शुरू में तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं, जंगल की ओर चल दिए थे, उन्होंने वनवास की राह पकड़ ली थी। लेकिन फिर उनको महाभारत याद आया तो वो लौट आए आधी रास्ते से। वो वनवास नहीं काटा उन्होंने, दशरथ जी की बात मान करके चल दिए थे, लेकिन फिर वो लौट आए। तो देखिए, ये नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का अंतर है। चूंकि यहाँ पर एक पिताजी हैं जो सामने बिल्कुल खड़े हैं। अखिलेश ये भी नहीं इमेज बनाना चाहते कि वो पिताजी के कोई लायक संतान नहीं है या उन्होंने उनकी अवहेलना की है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में जितना उनको मजबूर किया गया, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश की छवि बेचारा की हो गई है, शिवपाल और मुलायम जी की छवि हमलावर की हो गई है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सहानुभूति का वोट जो होता है वो हमेशा बेचारे की तरफ जाता है, हमलावर की तरफ नहीं जाता। और अखिलेश के लिए ये सूर्योदय के दौर की लड़ाई है, बाकी लोगों के लिए सूर्यास्त के समय की लड़ाई है। माफ कीजिएगा, अखिलेश जीतते हैं या नहीं जीतते हैं ये 2017 का इलेक्शन, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अखिलेश के सामने सूर्योदय भी हो रहा है, उनको भी बहुत लंबा चलना है, इसमें हार जीत लगी रहती है। बट समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी का मेजॉरिटी यूथ जो है, मेजॉरिटी चेहरा, वो उसने मान लिया है कि मुलायम जी का जो एक पदाधिकारी हैं या उनके उत्तराधिकारी हैं वो अखिलेश जी हैं। नहीं तो अगर इसको एक तरह से देखें, शायद सिद्दीकी, अखिलेश के लिए एक सर्वाइवल की बात भी है। अगर अखिलेश को अपने राजनीतिक करियर को बनाए रखना है तो शायद ये समय आ गया कि उनको अलग होना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो अखिलेश के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि मैंने तो जब पार्टी छोड़ी थी आज से 4.5 साल पहले, उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो 4.5 मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश को जिस तरह से उनके चाचा उनके अंकल काम नहीं करने दे रहे हैं, खुद मुलायम सिंह जी काम नहीं करने दे रहे थे। मुलायम सिंह जी ने ऐसे बिठा दिया था जैसे मखोटा होता है, और जितने अफसर थे वो अफसर सीधे सीधे मुलायम सिंह जी के पास जा रहे थे, वहां से कंट्रोल हो रहा था। और नतीजा था कि इतने सेंटर ऑफ पावर बन गए थे कि उत्तर प्रदेश में विकास का काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहीं आके अखिलेश ने अपना जो है दबाव डालना शुरू किया और काम करना शुरू किया, और जब अखिलेश ने अपना काम करना शुरू किया तो बाकी लोगों को परेशानी शुरू हो गई। और दूसरी बात यह है कि 2014 के इलेक्शन के बाद मुलायम सिंह जी को यह साफ हो गया कि अब उनके प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सोचा था कि अखिलेश को यहां बिठाऊंगा, खुद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोलिशन बनेगी दिल्ली में कोलिशन नहीं बनी, और उनको लगा कि वापस मुझे उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालनी चाहिए। उस वक्त से उन्होंने खुलेआम अखिलेश को कहना शुरू किया कि तुम नाकारा हो, सरकार बेकार है, उसको जलील करना शुरू किया। वो सुनता रहा, सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर दबाव बनना शुरू हुआ कुछ लोगों की तरफ से कि अखिलेश जो है वो छोड़ दें और मुख्यमंत्री के पद जो है मुलायम सिंह जी संभाले, और इलेक्शन में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी जाए तब जीत सकती है। लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए, और मुझे लग रहा था कि शायद ये चुनाव के बाद टूटेगी पार्टी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये चुनाव से पहले ही टूट जाएगी। अखिलेश को अंदाजा हो गया कि सत्ता में शायद हम ना आए दोबारा, लेकिन आने वाले अगले 10-15 साल की जो राजनीति मुझे करनी है उसके लिए मुझे आज खड़ा होना पड़ेगा, वरना मैं फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। ये भी अखिलेश को बड़ा साफ हो गया। तो अब ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल आर पार की लड़ाई बनती जा रही है उत्तर प्रदेश में। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है संजीव मिश्रा जी कि आपका कोई रिएक्शन ही नहीं है, या तो आप मान रहे कि सब सच है या आपके पास कोई रिएक्शन देने को नहीं है। तमन्ना जी नहीं, तमन्ना जी ऐसा कतई नहीं है। रिएक्शन वहां दिया जाता है जहां पर उस तरीके की स्थितियां हो। शाहिद जी पुराने समाजवादी रहे हैं और मैं समझता हूं कि बड़े पत्रकार भी हैं,
तो इनको जितनी जानकारी है ये अपने हिसाब से निश्चित रूप से इन्होंने अपनी बात रखी है, इनकी अपनी बात अपनी जगह पे है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो स्थितियां हैं, मैं बहुत साफ सी बात आपसे कहता हूं, 2017 में अखिलेश यादव ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के, ये तय बात नहीं। लेकिन वो किस पार्टी से होंगे, ये भी तो सवाल है। देखिए कि किस पार्टी से होंगे। देखिए तमन्ना जी, देखिए बीजेपी आप बात कह कर एक कमेंट मैं कहना चाहता हूँ तमन्ना जी कर रही है। जी बीजेपी नहीं है कि कोई भी और इस तरीके की स्थितियां समाजवादी पार्टी। तमन्ना जी मैंने पहले ओके जीवीएल और फिर राजीव त्यागी, फिर हम जाएंगे और एनालिसिस के लिए। जीवीएल पहले। अब देखिए तमन्ना जी, समाजवादी पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी तभी डूबेगी, अलग अलग लड़ेंगे, स्प्लिट होकर के लड़ेंगे और बहुत बुरी तरह से हारेंगे। क्योंकि जब ये चुनाव जीते थे 2012 में, तब अखिलेश यादव को कोई वोट नहीं दिया था, अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री रहते हुए क्या लोकसभा में हार हुआ, किस प्रकार की हार हुआ, कौन से परिवार के सीट बचा पाए, ये हर कोई जानता है। और ये एक जातिगत आधारित पार्टी है। जब जाति का समर्थन होता है तो इसका मुखिया से होता है, ताल्लुकात बेटे से नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप देखिए ना जीवीएल, अगर समाजवादी पार्टी के वोट स्प्लिट होते हैं तो नहीं, देखिए नरसिम्हा राव जी बहुत गलतफहमी में है। मैं अपनी बात भी रखना चाहूंगा। नरसिम्हा राव जी इसके जवाब देने मुझे कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मौका दीजिए। नरसिम्हा राव जी बहुत गलतफहमी में है। सारे मिलकर जब एक परिवार आ गई है, एक मिनट संजीव मिश्रा जी, तमन्ना जी, क्योंकि जीवीएल नरसिम्हा राव इलेक्शन को स्टडी करते हैं, वोट शेयर को स्टडी करते हैं, इसलिए मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर समाजवादी पार्टी में फूट होती है तो उनका जो बेस है, मुस्लिम वोट है, वो नहीं जाएगा एक साथ बीएसपी के पास। आपके लिए तो अच्छा है कि पिता और बेटे में सुलह हो जाए, इसकी आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। नहीं, ये गलत आंकड़े हैं। नहीं, देखिए लोकसभा में क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कौन किस कम्युनिटी या समुदाय या जाति कहां जाकर वोट दिए थे। मेरी बात हमारी आंधी चल गई थी, वही आंधी फिर एक बार चलेगी। और जहां तक सपा का सवाल है, जब उनकी पीक वोट शेयर जो है पिछले विधानसभा चुनाव में वो शायद 28 या 29% था, जो 29% पर यदि ये जीती है, ये इनका पीक रहा है, तो यदि ये टूटेंगे तो किसी भी हिस्से को 20% वोट नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस की हालत थी पिछले विधानसभा चुनाव में, यही सपा की बड़े दल की, सपा के अंदर जो टूटेंगे, 2 दल बनेंगे, उसमें एक दल को 20%, 18% मिलेगा, किसी को 5-6% मिलेगा। इससे संजीव मिश्रा को जवाब देने दिया जाए। तमन्ना जी, आपने मुझे मौका देने का वादा किया था। जी राजीव त्यागी, लेकिन संजीव मिश्रा के पार्टी का सवाल है, कांग्रेस की बात आई इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। टू आंसर। ओके, संजीव मिश्रा पहले आंसर देंगे। देखिए तमन्ना जी, एक चीज बहुत साफ है, राम कृपाल जी की बात में मुझे बहुत कुछ लगा ठीक ठाक, लेकिन जिस तरीके से नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलतफहमियों में है। क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी जी के आने के आधा घंटा मैंने भी डिबेट देखी, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे आपने बोलने का मौका नहीं दिया। रीता जी बहुत बड़ी नेता, इसमें कोई दो राय नहीं थी कांग्रेस की, लेकिन उनकी नीचे की स्थिति क्या थी ये मैं बताना चाहता हूं आपको। वहां पर अपर्णा यादव लड़ रही थी, माननीय नेताजी की बहू, चुनाव, और उनको मालूम था कि रीता जी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि ऊपर चाहे कितनी बड़ी नेता हो, लेकिन धरातल पर उनके कुछ नहीं था। और यही स्थिति थी कि उनको मालूम था कि वो चुनाव में अब की पैदल हो जाएंगी, इसलिए वो इधर उधर के दलों में गई। एक चीज। दूसरी बात, नरसिम्हा राव जी, जिस तरीके की आप बात कह रहे हो, आपने सर्जिकल स्ट्राइक अगर कराया है तो वो सैनिकों की उसमें जाता है। संजीव जी, बहुत ज्यादा क्रेडिट। आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम क्या बात कर रहे हैं? संजीव मिश्रा जी, अगर आप डिबेट को भटकाएंगे तो प्लीज मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे सकती हूँ सर, सॉरी। आप मुझे बताइए कि अखिलेश यादव और कितना जलील होंगे, अखिलेश जी कितना और जलील होंगे, आपके मुख्यमंत्री कितने और जलील होंगे? हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश। संजीव मिश्रा जी, इसका आप जवाब दीजिए। आप कहीं और चले गए। जी राजीव त्यागी, प्लीज क्विक कमेंट। राजीव त्यागी, प्लीज क्विक कमेंट। चुनाव इस बात को तय करेगा कि किस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली। आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपकी पार्टी साथ में लड़ेगी कि क्या हो रहा है अंदर। जी राजीव त्यागी, बहुत ही शॉर्ट कमेंट प्लीज।
देखिए, जो समाजवादी पार्टी के कुनबे में चल रहा है वो ठीक है कि शहजादे ने शहंशाह के विरुद्ध बगावत की है, लेकिन अल्टीमेटली मैं एक शेर पढ़ देता हूं अखिलेश यादव जी के लिए, हम भी दरिया है अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी में अंतोदगत्ता मुझे लगता है, मेरा आकलन है पॉलिटिकल, कि लास्ट में फतेह जो होगी अखिलेश यादव जी की होगी। हालांकि अब अगर चुनाव की बात करें तो निश्चित रूप से चुनाव में फतेह नहीं होने जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके कब्जे में रहेगी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं कहना चाहूंगा, मेरे मित्र ने भी कांग्रेस का जिक्र किया था, तो कांग्रेस के बारे में आपने कहा कि आपकी आंधी चल रही थी। हम मानते हैं आपकी आंधी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की 2014 में, लेकिन इस आंधी में अगर कांग्रेस का नुकसान हुआ और देश का नहीं होता तो हमें खुशी होती, लेकिन आज देश का नुकसान हो रहा है। आज हर तरह से नेगेटिव ग्रोथ देश का नुकसान हो रहा है। हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश और राहुल गांधी के बिहार में सीरियस सवाल, जरूरी सवाल है, जरूरी सवाल है। सुन लीजिए राजीव त्यागी, सुन लीजिए। क्या राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में आजकल बातचीत चल रही है? क्योंकि ये भी खबर है कि अगर वो पापा को छोड़ देंगे तो राहुल जी, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त माने जाते, वो बताते बीच बीच में उनका हाथ शायद थमा सकते हैं। क्या ऐसा कोई प्लान है सर? क्या जी बिजनेस में और अपने आपका चैनल में बातचीत चल रही है क्या? नहीं, लेकिन हाँ, आप उन दोस्ती की बातें करते रहते हैं एक दूसरे के बारे में। नहीं, जी बिजनेस में आप पे बात नहीं हो सकती, तो हम में अखिलेश जी में कैसे बात हो सकती है? नहीं, आप अभी बोल रहे हैं, आप अभी अखिलेश की बढ़ाई में शेर पड़ रहे हैं, तो आई एम वंडरिंग कि क्या हो रहा है। मैंने तो वही कहा, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, देखिए कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पे पूर्ण रूपेण अपना कब्जा कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं। मुलायम सिंह यादव अखिलेश जी कांग्रेसियों को आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अखिलेश जी कांग्रेसियों को आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। चुनाव में नया पलीता, राहुल गांधी मांझी और रीता हमारे नारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि अच्छे हैं, अखिलेश राहुल गांधी के खून की दलाली के कमेंट को सपोर्ट करते हैं। राजीव त्यागी ये सब मानने को राजी नहीं है, लेकिन हमें दिखता है, सुनाई पड़ता है। तो ये इतना फार फेच नहीं है शायद, हर्षवर्धन जी। देखिए, राजीव त्यागी जी नहीं मानेंगे, इनको मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन बस एक छोटी सी घटना याद दिला दूं कि अभी जो कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी हैं, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही हैं। तो पहले तो जो बात इन्होंने कही उसको पहले दिया। और जो रीता जोशी एक और बात कह रही हैं कि लंबे समय से सपा बसपा के साथ कांग्रेस का जो वहां के नेताओं का पैक्ट रहा, उसने भी कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया। लेकिन जो अभी की बात है, जो ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद दोनों की जो अभी स्थिति है और जिस तरह से दोनों को रिसेंटमेंट मिल रहा है, एक को अपने कहें कि परिवार के ऊपर वाली पीढ़ी से, और राहुल गांधी को जो उत्तर प्रदेश में जितने कांग्रेसी नेता हैं वो सब के सब रिजेक्ट करने को तैयार हैं। और हर जगह, हर दूसरे जिले में वहां के नेता ये कहते थे कि जो आज रीता जोशी ने कह दिया बीजेपी कार्यालय में कि क्या पीके हमें ये बताएंगे कितना उठना है, कितना चलना है, कितना बैठना है। और ठीक वही स्थिति जो अखिलेश यादव की टीम है उसको शिवपाल एंड कंपनी कहती है। और मैं यहां बताऊं, जो बार बार अखिलेश यादव को थोड़ा बेचारा साबित करने की कोशिश होती है, जो पूरा एक जनरल परसेप्शन है, पिछले 4 सालों में अखिलेश यादव ने बहुत सलीके से जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, जो बड़ी परियोजनाएं आई हैं, उन सब के ठेके शिवपाल से हटाकर रामगोपाल और अपने चाहने वाले लोगों को दिया है। बड़ी कंपनियों को इन्वॉल्व किया है, वो भी एक बड़ी वजह है जो चाचा भतीजे की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को यह समझ में आ चुका है कि जिस तरह की एक जाति की राजनीति के साथ लंबे समय से मुलायम सिंह यादव सरवाइव कर रहे थे, वो जमाना खत्म हो गया। दूसरी एक जो समझने वाली बात है, जिसको लेकर मुलायम कुलबुलाहट में है, जो बार बार कौमी एकता दल, लगातार बहुजन समाज पार्टी के ऊपर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है। और ये दो ऐसे समीकरण हैं जिसकी वजह से इतना तो तय मानिए कि या तो शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को यह मानना होगा कि अखिलेश और उनकी टीम जिसको निकालकर बाहर कर दिया था उसको वापस लाएंगे, ससम्मान वापस लाएंगे और उन्हीं को चेहरा बनाएंगे। वरना ये बात एकदम सही है जो रामकृपाल जी ने कहा, एकदम मैं उससे सहमत हूं कि अंत में जीत अखिलेश यादव की होनी है। हाँ, उसमें कांग्रेस के लिए कितनी खुशी की वजह है ये आगे देखने की बात है। ओके,
मैंने भी तो यही बात कही थी कि संगठन के मामले में, पार्टी के मामले में अखिलेश जी की जीत होने जा रही है और 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान के बल पर सत्ता में आने जा रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं, राजीव कांग्रेस पार्टी यूपी में है ही नहीं। अरे ये तो आपको लगता है आपका चश्मा जो है खराब हो गया, नंबर चेंज कराइए अपने चश्मे का। राजीव त्यागी जी, आप सत्ता में आएंगे, आप खुद भी नहीं मानते हैं। मुझे पता है प्रवक्ता के रूप में आपको बोलना पड़ता है। आप तो गायब है भाई, आप शायद इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस। आपको मोतियाबिंद हो गया है। ओके इसीलिए तो आपको जो है ना अंतर पता नहीं चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। ओके, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी को ढूंढना पड़ता है। अच्छा संजय सिंह तमन्ना जी, संजय सिंह तमन्ना जी सवाल रिपीट करेंगे, देखिए बौखला गए मेरे मित्र। संजय सिंह सवाल जो हम कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी का अखिलेश और मुलायम का, राहुल गांधी अखिलेश और मुलायम सिंह का जो सवाल कर रहे हैं संजय सिंह, इस वक्त सब पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि राजनीति में एक चुनाव के पहले ही हम कर सकते हैं, एक थोड़ी सी हम ये ले सकते हैं कि हम अटकलें लगाए कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर अखिलेश एक अलग यूनिट फॉर्म करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनके चांसेस क्या हैं? छवि अच्छी है लेकिन बैकिंग कहाँ है? देखिए, एक चीज अगर देखेंगे 2012 का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, मुलायम सिंह का वो दबदबा था, पार्टी उनकी है, पार्टी का जो संगठन का बेस है उनका है, लेकिन लोगों का रुझान अखिलेश यादव की तरफ था। और एक चीज जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, अखिलेश यादव ने पिछले 5 साल में अपना जो कद है वो कद ऊंचा किया है। समस्या यहाँ पे ये आती है कि क्या वो कद, ठीक है, परिवार के अंदर था, पार्टी के अंदर था, लेकिन जब उनका कुनबा यादव परिवार जो है एक डेथ विश, सुसाइडल विश के साथ गुजर रहा है कि हम तो जी इस चुनाव में कहीं रहेंगे नहीं, उसके पहले हम परिवार के झगड़े सेटल कर लें, उस बीच में अखिलेश यादव ने जो कुछ कदम लिए, अखिलेश यादव थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखते हैं और पिताजी उनके काफी रिग्रेसिव दिखते हैं और चाचा शिवपाल यादव काफी रिग्रेसिव दिखते हैं। क्योंकि देखिए, जिस कारण से उन्होंने अपने चाचा के पोर्टफोलियो छीने, तुलसी प्रजापति का वो हटाया, उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी को सैक किया या हटाया, जो कुछ भी किया, ये सब करके, या बाकी जो भी परियोजनाएं वो कर रहे हैं, या वो कौमी वो मुख्तार अंसारी वाला जो इशू है, अखिलेश यादव ने अपनी एक छवि बनाई है जी। इसके दरमियान अगर देखेंगे तो इसका कोई पैरेलल नहीं है भारत के इतिहास में कभी भी, सिवाय मेडिवल एजेस के, जहां बाप बेटे के खिलाफ, मतलब एक दूसरे के खिलाफ दोनों बगावत करें और पिताजी जो हैं वो भाई के प्यार और एक आउटसाइडर के प्यार में अंधे हो गए। यहाँ अखिलेश को जनता के बीच में एक एज मिलता है, अखिलेश यादव, लेकिन वो शक्ति जो है समाजवादी पार्टी का कुनबा, जब वो कुनबा जुटता है तब यादव और मुस्लिम वोट एक साथ आता है। मुस्लिम वोट तब आता है जब ये लगता है कि यादव वोट उसको निकाल करके ले जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव छोटी टिप्पणी दर्शक की नहीं करना चाहता हूं प्लीज, या एक सेकंड सर, या अखिलेश यादव 2017 के चुनाव में या समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में कहीं अपने आप को सरकार के करीब नहीं देखती। नहीं तो लेकिन समाजवादी पार्टी में जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त जो समाजवादी पार्टी में चल रहा है, राम कृपाल जी, ये पॉलिटिकल सुसाइड नहीं है कि अपने एक ब्रांड एम्बेसडर को आप इतना पराया कर रहे हैं कि वो छोड़ने की बात सोचे? तमन्ना जी, देखिए तमन्ना जी, इस पर तो मैं बोल चुका हूं। एक जो सवाल अभी आपने किया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, मैं केवल एक तथ्य आपको बताना चाहता हूं, बाकी सब मित्रों को भी याद होगा शायद। 1990 में तिवारी जी मुख्यमंत्री, तिवारी जी इलेक्शन हार गए थे, कांग्रेस हार गई थी, और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और बाद में वो अल्पमत में आ गए थे। तो तिवारी जी संघर्ष कर रहे थे अपोजिशन का, मतलब वो वहां पे विधानसभा के सामने कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती थी, मेन विपक्ष की भूमिका में थी। राजीव जी ने मजबूर किया कि नहीं, आप सड़क पे भले प्रदर्शन करें लेकिन संसद में, वो सदन में आपको मुलायम का साथ देना है। वही एक गलती समाजवादी पार्टी का 1990 में समर्थन करने का नतीजा रहा कि कांग्रेस आज 26 साल से राजनीतिक सत्ता का वनवास भोग रही है उत्तर प्रदेश में। और आगे अगर थोड़ा भी बहुत इतिहास की बात अगर ये होगा कि क्यों गई 26 साल से आज तक कांग्रेस साफ हुई,
तो सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगा रामकृपाल जी के बात पर। मेरा एक्चुअली समय समाप्त हुआ है। कांग्रेस पार्टी पर एक पॉलिटिकल स्ट्राइक हो गया, पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक आज हो गया जब रीता बहुगुणा जोशी ने साथ छोड़ दिया, बीजेपी में वो शामिल हो गए। उधर अखिलेश के मुलायम सिंह को छोड़ने की बातें चल रही है। उत्तर प्रदेश के इस सियासी ड्रामे में रोज नए चैप्टर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन क्या मैसेज साफ है कि पुरानी राजनीति नहीं चलेगी? सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इस ड्रामा पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।